नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हिंदुस्तान कई सालों से कोशिश कर रहा है कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए दुनिया के लिए। अब जाहिर है, एक तो हिंदुस्तान अभी तो 1 दिसंबर से तो दुनिया का मतलब सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री बन गया दुनिया में। अच्छा, उसके साथ साथ तालीम का मयार भी हिंदुस्तान में ख़ासा है, अच्छा है। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इंडियन देखेंगे। जब वो लोग बाहर जाके उन कंपनियों को चला सकते हैं तो वो कंपनियां यहाँ के लोगों से काम लेकर भी माल बना सकती हैं। कोशिश करती रहती है हिंदुस्तान की सरकारें अलग अलग किस्म के इंसेंटिव देके कि वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं। इस सिलसिले में आज हम जिक्र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। अब जिसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, टेलीविज़न सेट, वो जो एलईडी टेलीविज़न आजकल वही, या उनके जो मॉनिटर्स होते हैं, इस तरह की और जो दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। वैसे तो अभी इस वक्त चीन जो है वो दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, नो डाउट, लेकिन हिंदुस्तान भी अपनी सही कोशिश करता रहा है और अब भी कर रहा है। अब इस सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं कि आईफोन जो है, यानी एप्पल कंप्यूटर्स की जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन स्मार्ट, उसका अभी हिंदुस्तान तकरीबन 5% हिंदुस्तान में बनता है। इस सिलसिले में जो आदाद शुमार आए हैं उनके लिहाज से पता चलता है कि इस माली साल, यानी अभी हमारा हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल ईयर या माली साल होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर दूसरे साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये माली साल यानी 22-23 जो कि 31 मार्च 2023 को ख़त्म होगा, कभी उम्मीद है कि हिंदुस्तान जो है फ़ोन सेट यानी स्मार्टफोन जो है वो $9 बिलियन के एक्सपोर्ट करेगा। यानी इससे आप समझ लीजिए कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो ज़्यादा बनेंगी वो बाहर भेजेगा। अच्छा, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी चीज़ें जो हैं, जैसे एलईडी टेलीविज़न है या दूसरी जो भी चीज़ें आ जाती हैं, उनका इस साल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो, जैसे हमने बताया कि मोबाइल फ़ोन सेट के $9 बिलियन के एक्सपोर्ट होंगे, तो ये जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इस साल 100 बिलियन डॉलर्स, $100 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और कभी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर यानी 25-26 तक ये बढ़ के $600 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। तो इस तरह से हिंदुस्तान को, अच्छा, इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं और सरकार की कमाई भी बढ़ती है। ज़ाहिर है, जब कोई भी फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वो लोग जो कमाएंगे तो उससे एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है इकॉनमी पे। मैं अगर नौकरी करता हूँ, मैं समझिए 50,000 मुझे मेरी तनख्वाह है, तो ज़ाहिर है वो ख़र्चा करूँगा, घर पे तो रख के तो नहीं छोड़ूंगा उसको, तो मैं ख़र्चा करूँगा तो फिर दूसरे दुकानदार का धंधा चलेगा। तो इस तरह से उसका जो एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है या डोमिनोज इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान कोशिश करता रहा है कि ज़ाहिर है चीन तो खैर सबसे आगे है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन अभी हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है कि हम भी उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ न कुछ, क्योंकि
हिंदुस्तान किसी भी लिहाज से चीन से कम नहीं है। एज़ फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न तो हम चीन से आगे हैं। ये अलग बात है कि कुछ हमारी सरकारें पहले कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाने में नाकाम रही कि जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आके बिज़नेस करने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन अभी जैसे अभी ये हुकूमत ने एक नई स्कीम निकाली है, नई मतलब 1-2 साल से शुरू है वो, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कोई भी कंपनी अभी उसमें वो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्मार्टफोन है, एलईडी टेलीविज़न है, या कुछ भी वो बनाते हैं। अभी जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो जो कोई भी लगाएगा उसको तो इंसेंटिव तो चाहिए। अभी इसीलिए आपने शायद सुना हो वो वेदांता कंपनी जो है अनिल अग्रवाल की, वो पहले इधर महाराष्ट्र में एक कारखाना लगाने वाले थे, लेकिन फिर वो अपना कारखाना शिफ्ट करके गांधीनगर या अहमदाबाद लेके गए और उस कारखाने में वो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। नाज़रीन, आईफोन की जब बात निकलती है तो हमने आपको बताया अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ 5% तक ही बना रहे हैं और हमारे पास 3 कंपनियां हैं जो बनाती हैं, यानी एप्पल वालों की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। वो कंपनियां जो हैं वो है फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन। ये कंपनियां जो है हिंदुस्तान में आईफोन बनाती हैं। अभी फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो ताइवान की है, लेकिन चीन में उसके कारखाने हैं। अभी ग्वांगझो में उसका एक कारखाना था, एक तो 10-15 रोज़ पहले शायद आपने सुना हो, बहुत बड़ा एहतजाज किया था वहाँ पर मज़दूरों ने। वजह उसकी ये थी कि चाइना की जो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कोविड पॉलिसी है, वो हालत ये होती है कि 1 करोड़ का शहर है, एक आदमी को अगर कोविड हो जाता है तो पूरा शहर बंद कर देते हैं। तो उससे ज़ाहिर है लोगों को तकलीफ़ होती है, उनकी कमाई मारी जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं, सब लोग घरों में कैद हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से वो फॉक्सट्रॉन के जो कारखाने हैं ना, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो इसकी वजह से चीन से जो है आईफोन जो है बनना कम हो गया। अब फिर भी मेजर पोर्शन तो चीन से ही आता है, लेकिन फिर कंपनी वालों ने सोचा कि हमें अभी हिंदुस्तान में ज़्यादा बनानी चाहिए। तो अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि 5% से बढ़ाकर वो 20% तक हिंदुस्तान में आईफोन बनाएंगे। सभी मॉडल बनते हैं, सब एकदम सब नहीं, लेकिन आईफोन 14 जो अभी नया आया है उसके भी कुछ मॉडल यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन एकदम चीन की तरह नहीं हो गया है हिंदुस्तान, उसके लिए कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है ना रातों रात तो बन नहीं सकती, उसके लिए वक्त लगता है और लोगों को तैयार करना पड़ता है, जो आदमी हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऐसे भले कोई भी इंजीनियर आ जाए, वो पहले दिन से आईफोन तो बना नहीं सकेगा ना, उनको तो कंपनी वालों को ट्रेन करना पड़ता है। चीन वालों का पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके बना रहे हैं। नाज़रीन, हमने बताया था आपको कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देते हैं, वो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए अलग अलग पैसा मुख्तस किया जाता है सरकार की तरफ से। तो अभी ये स्मार्टफोन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 41,000 करोड़ का जो फंड एक मुख्तस किया है, यानी वो कंपनियों वालों को दिया जाएगा। इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI कहा जाता है। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि रूस के ऊपर यूरोपियन यूनियन और G7 वालों ने पाबंदी लगा दी है। कल मतलब 5 तारीख से वो पाबंदी अमल में आ गई, यानी रूस का तेल जो है क्रूड ऑयल $60 पर बैरल से वो ऊपर नहीं बेच सकता, यानी
उसके ऊपर एक कैप लगा दी गई, हद बना दी गई उसके लिए। ये अलग बात है कि रूस ने तो सीधा सीधा इनकार कर दिया कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जाहिर है उन्होंने ये सोचा है कि यूरोप के जो भी शिपिंग कंटेनर्स हैं, शिपिंग वो और जो बीमा करने वाली कंपनियां हैं, उन सबको ये हिदायत जारी कर दी हैं कि वो किसी का भी बिल अगर $60 पर बैरल से ऊपर का हो तो वो माल न उठाएं। अब हिंदुस्तान तो गुज़रे तकरीबन 8-9 माह से, जब से ये जंग शुरू हुई है रूस की यूक्रेन की, 24 फरवरी 2022 की बात कर रहे हैं हम, तब से हिंदुस्तान ने रूस से अपनी दरामदात बढ़ा दी है तेल की। और पहले तो सिर्फ 2.5-3% अपनी टोटल ज़रूरियात का हिंदुस्तान रूस से लेता था। अभी 21% तक हिंदुस्तान जो है अपनी ज़रूरियात का तेल रूस से ख़रीदता है, और तकरीबन ऑन एन एवरेज हर रोज़ जो है 9 लाख बैरल या 900,000 बैरल जो है तेल के रूस से हिंदुस्तान ख़रीद रहा है। हिंदुस्तान वैसे ट्रेडिशनली तो मशरक़ वस्ता से तेल लेता रहा है, और इसमें हमेशा इराक़ सबसे आगे रहा है, और दूसरे नंबर पर फिर सऊदी अरेबिया होता था। किसी ज़माने में ईरान भी होता था, लेकिन फिर ईरान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी, तो फिर ईरान से हिंदुस्तान ने तेल लेना छोड़ दिया। अभी ये हालत हो गई है कि सबसे ज़्यादा तेल हिंदुस्तान रूस से लेता है, दूसरे नंबर पर इराक़ आता है, और तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया। नाज़रीन, आजकल जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा एनेलिना बेयरबॉक उनका नाम है, वो आई हुई हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करने। कल न्यू दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब एस जयशंकर से, और फिर उन्होंने बाद में जब भी मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, तो किसी ने, जो ऑडियंस में बैठे हुए थे प्रेस के लोग, किसी ने एस जयशंकर से ये सवाल किया कि आप रूस से तेल ख़रीद रहे हैं और अभी यूरोपियन यूनियन ने, अब ज़ाहिर है यूरोपियन यूनियन मतलब उस वक़्त उसी की नुमाइंदा वो जो है एनालिना मोहतरमा वज़ीर ख़ारजा ऑफ जर्मनी, वो बैठी हुई थी। उसके सामने सवाल किया कि आप तो रूस से तेल ले रहे हैं, तो अभी इनके ऊपर जो ये कैप लगा दी गई है $60 पर बैरल की, इसके बारे में अभी आप क्या करेंगे? तो उन्होंने तो मतलब अपनी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन दी एस जयशंकर ने, उन्होंने कहा कि गुज़रे 8.5-9 महीने से जब से ये जंग हुई है ना, हमने जितना तेल लिया है, यूरोपियन यूनियन ने हमसे 6 गुना ज़्यादा तेल ख़रीदा है। अभी देखिए साहब, वो ख़ुद ख़रीदें तो उनको जायज़ है, हम ख़रीदें तो ठीक नहीं, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हुए ना। अच्छा, जहाँ तक गैस का ताल्लुक़ है, वो तो हिंदुस्तान रूस से ख़रीदता ही नहीं, कोयला भी नहीं लेता, जबकि यूरोप जो है न सिर्फ तेल ख़रीदता है रूस से, बल्कि गैस के बहुत बड़े जो है वॉल्यूम लेता है उससे। ये अलग बात है कि ये उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं, तो वो जो 2 पाइपलाइन बिछी हुई हैं जर्मनी तक, नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 तो खैर मुकम्मल ही नहीं की, आधे में रुक गई है। वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को भी शायद बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। तो भी अब तक जो है बहुत सारे जो मतलब वॉल्यूम्स हैं गैस के यूरोप ख़रीद रहा है, और फिर अगर वो वही यूरोप हिंदुस्तान को बोले कि आप मत लीजिए, तो फिर ये तो सही बात नहीं हुई ना। On your question about fossil fuel imports from Russia, I think first we need to establish the facts very clearly. The European Union, between February 24th and 17th November,
has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. Just as I were to give you an India comparison, the oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import, whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India's imported. नाजरीन, एक खुशखबरी सुनाई वज़ीर ख़ारजा जर्मनी ने। उन्होंने बताया कि हम जो है हिंदुस्तान का जो स्किल्ड लेबर है, हम चाहते हैं उनको हम अपनी जर्मनी में अपनी जगह हाँ बुलाएं उनको। तो इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि 3000 मतलब वो वर्किंग वीज़ा देंगे हिंदुस्तानी लोगों को, जो मतलब स्किल्ड लेबर है। उसमें इंजीनियर आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, कुछ भी ऐसे जो भी मतलब हाईली स्किल्ड हों उनको वो वीज़ा देंगे। नाजरीन, हमने सेमीकंडक्टर का आपको बताया कि वो वेदांता कंपनी जो है अनिल अग्रवाल की, उसने अहमदाबाद में कारखाना लगाने का काम शुरू कर दिया है। $20 बिलियन की लागत से वो अभी वो जो है ना वो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ मिलके बना रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो पोजीशन है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर जो है ना वो ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, वो बनाती कुछ 56% वो बनाती है। अभी जो इंटेल कंपनी है जिसके आप कंप्यूटर या उसके जो माइक्रोचिप इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, उस इंटेल कंपनी ने फैसला किया है कि वो हिंदुस्तान में जो है अपना उनका एक कंपनी है ISMC यानी इंटेल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी तरफ से वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर बनाएं। और उनका तो ख्याल ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ताइवान की TSMC से भी आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, हमने आपको बताया था इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना का केस था, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको गिल्टी करार देकर उनको डिसीट भी किया था और उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया था। उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील तो दायर की है, अब देखें वो क्या होता है। लेकिन अभी ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ जो है एक दूसरा नोटिस निकाला है और उनको 13 तारीख को, उनको 13 दिसंबर इसी महीने की उनकी पेशी की है कि आप हमारे पास आइए। और उनको नोटिस में ये बोला गया है आप हमें बताइए कि क्यों न हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, मतलब वो उसके चीफ हैं, उसकी पोस्ट से क्यों न आपको हटा दिया जाए। अब ये अलग बात है कि PTI वाले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हक नहीं पहुंचता, मतलब ये उसकी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर है। अब ये तो फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन उसके खिलाफ प्रोसेस शुरू हो गया है और 13 तारीख को उसको बुलावा आ गया है। अब देखें वो अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, क्या होता है, लेकिन प्रोसेस फॉर हिम। अच्छा, इसके बारे में हम इस बड़ा बताएं आपको कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इनको जैसे हटा दिया गया था ECP ने, तो 63(1)(p) आर्टिकल जो थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत इनको डिस्क्वालीफाई किया था। और इसी कानून के तहत पहले नवाज़ शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो फिर उस वक़्त जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल एहसान, उन्होंने उस वक़्त नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप जो है ना उसकी प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया था और ये कहा था कि अगर पार्टी का लीडर ही गलत है तो फिर पूरी पार्टी ही गलत हो जाएगी। अब अगर वही जो है मयार या यार्ड स्टिक हम अप्लाई करें इमरान खान के ऊपर, तो फिर तो इमरान खान को भी हटा देना चाहिए PTI के प्रेसिडेंटशिप से।
इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।